हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन सी प्लस प्लस, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो थर्ड ईयर ब्रांच है उसका टॉपिक है, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS302। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि C++ के द्वारा जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं फंक्शंस के अंदर, वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं और उनका यूज़ क्या है और क्यों मैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करता हूँ किसी भी फंक्शंस के अंदर। तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की। तो फंक्शन, जैसा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इनलाइन फंक्शन के बारे में, वहाँ पे भी मैंने डिटेल में बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। मैं ब्रीफली बताना चाहूँ कि फ़ंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। यह टास्क कोई भी हो सकती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी टास्क हो सकती है। मान लो 2 नंबर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कुछ भी, स्क्वायर है, या कोई अलग टास्क हो सकती है। फंक्शन का यूज़ मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे जो कोड की जो रिडंडेंसी थी, मैं डुप्लीकेट कोड को बार बार लिखता था। यदि मुझे कोई टास्क बार बार करनी है, सेम टास्क को बार बार करनी है, तो मुझे बार बार लिखना पड़ता था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या, फंक्शंस का यूज़ किया। अब फंक्शंस के अंदर भी मैं यदि बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से मतलब है, जैसे मैं जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर्स पास करता हूँ, वो उन पैरामीटर्स कौन से पैरामीटर्स बोलता हूँ? फॉर्मल पैरामीटर्स। और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम जो मैं पैरामीटर्स देता हूँ, वो पैरामीटर्स होते हैं मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर्स। सॉरी, जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम मैं जो देता हूँ वो है मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर्स, और फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर्स देता हूँ वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे ही मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, उस डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो हो गए मेरे पास फॉर्मल। यदि मैं कॉलिंग करता हूँ उसी फंक्शन के नेम के साथ, मैं यदि उन आर्ग्यूमेंट को कॉल करता हूँ तो वो आर्ग्यूमेंट होते हैं मेरे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो अब बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की यदि मैं बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जब किसी फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी जाती है, तो उन आर्ग्यूमेंट्स को मैं क्या कहता हूँ, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब किसी फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी जाती है, तो उन आर्ग्यूमेंट्स को मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इन आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ तब किया जाता है जब एक्चुअल पैरामीटर को कोई वैल्यू पास नहीं की जाती, तो उस केस में मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। अब जब हम आगे लेक्चर्स देखेंगे तो C++ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, जो है फंक्शन ओवरलोडिंग। फ़िलहाल मैं बता देता हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग से मतलब है कि मैं सेम नेम के फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ। सेम नेम का फंक्शन, लेकिन उसके जो क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप क्या होगा, ओनली वही डिफरेंट होगा। प्रोटोटाइप में भी क्या, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स है किसी फंक्शन, उसी सेम नेम के फंक्शन में, मान लो ऐड नाम का फंक्शन है, एक बार मैंने उसको उसी फंक्शन को की डेफिनेशन दे दी एक आर्गूमेंट के साथ, दूसरे टाइम दे दी फंक्शन की 2 आर्गूमेंट के साथ, तीसरे टाइम दे दी मैंने ऐड ही नाम के फंक्शन 3 आर्गूमेंट के साथ। तो ये क्या है, फंक्शन का नेम क्या है मेरे पास, ऐड, सेम ही नेम है, लेकिन क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम उसको जैसे मेरे यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पैरामीटर्स को चेंज करता जाता हूँ। अब सेम काम यदि मैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ करना चाहूँ तो वो कैसे होता है, फंक्शन में मान लो कि किसी फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता है, किसी के अंदर एक में आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। यदि कॉलिंग के टाइम यूज़र या प्रोग्रामर जितने प्रोटोटाइप के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए थे
उनसे कम वैल्यू यूज़ करता है तो वो जो उस टाइम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की थी वो क्या करेगा, यूज़ करेगा। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने या एक सम नाम का क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है। सम नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। इसके अंदर कितनी वैल्यू है मेरे पास, 4 आर्ग्यूमेंट्स है, इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z जिसकी वैल्यू 0 असाइन करी है, और w जिसकी वैल्यू 0 असाइन करी है। इस केस में ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स है मेरे पास, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं सारे, पहले तो बात करूँ, ये है मेरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स, एक ही बात है। तो जिसमें से ये दो आर्ग्यूमेंट है, ये दो z एंड w, बोथ आर दी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यदि कॉलिंग के टाइम पर इन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पास नहीं की जाती है तो उस केस में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 0 क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसकी डेफिनेशन दे दी मैंने, मान लो इनका रिटर्न किया मैंने इनकी डेफिनेशन के साथ सबका एडिशन। अब मैं मेन प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है मेरा कॉलिंग पार्ट, ये क्या है मेरा कोल्ड पार्ट, ये क्या है मैंने फंक्शन क्या दिया, मैंने डेफिनेशन दी है, और ये क्या है मेरी कॉलिंग पार्ट। कॉलिंग पार्ट जैसे ही कॉल होगा तो एक्चुअल में कितने आर्गुमेंट्स पास करने थे, 4, लेकिन मैंने पास कितने किए हैं, ओनली 2 आर्ग्यूमेंट। इस केस में 10 असाइन होगा, लेफ़्ट टू राइट असाइनमेंट चलता है, आर्ग्यूमेंट का असाइनमेंट लेफ़्ट टू राइट, तो 10 यहाँ पे चला जाएगा x के अंदर और 15 किसी में चला जाएगा y के अंदर। मैंने 2 ही आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। अब ये जो रिमेनिंग जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन से लेगा, यदि मैंने डिफ़ॉल्ट असाइन कर रखे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा, क्या 0 0। तो सम कितना आ जाएगा सबका, 10 + 15 + 0 + 0, तो आंसर आएगा मेरा फर्स्ट, इसका आंसर आएगा 25। यदि मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ तो 3 आर्ग्यूमेंट के केस में वही लेफ़्ट टू राइट असाइनमेंट होगा आर्ग्यूमेंट्स का, x की वैल्यू 10, y की मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी 15, z की वैल्यू हो जाएगी मेरी कितनी 25। यहाँ पे अब z की वैल्यू मुझे 0 कंसिडर नहीं करनी, क्यों, 0 तो तब कंसिडर करनी है जब यूजर या कॉलिंग के टाइम पर उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास नहीं होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पर उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या की है, पास की है 25, तो 0 रिप्लेस किससे हो जाएगी 25 से। अब आंसर क्या रहेगा मेरा, और फोर्थ आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया नहीं, w की वैल्यू इस केस में क्या होगी, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है 0। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, 10 + 15 + 25 + 0, तो उस केस में कितना आ जाएगा 50। क्लियर। अब नेक्स्ट कॉलिंग में मैंने जितने आर्ग्यूमेंट है उतने आर्ग्यूमेंट क्या कर दिए, कॉलिंग के टाइम पे पास कर दिए। यदि उतने ही आर्ग्यूमेंट मैंने कॉलिंग के टाइम में पास कर दिए तो सारी वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, x की वैल्यू 10, y की 25 और 15, z की 25 और w की 30। तो इन सब का एडिशन क्या आ जाएगा 80, वो क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कॉलिंग के टाइम पर अपनी आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। सेम एग्जांपल, इस तरह के एग्जांपल बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 फंक्शन बना दिए, दोनों फंक्शंस अलग अलग बना दिए। जैसे यहाँ पे सम नाम का फंक्शन है, एक सम नाम का फंक्शन है, उसकी पैरामीटर कितना है, फ्लोट है, वो अलग अलग है। कौन कौन सा कॉल होगा वो ये क्या, अब कौन सा कॉल होगा इस टाइम में, अब इस टाइम में कंपाइलर क्या रहेगी, मेरे पास कन्फ्यूजन रहेगा कि सम ये वाला कॉल होगा या सम ये वाला। इस केस में क्या दे देगा, ये एरर देगा, ये प्रोग्राम क्या देगा, एरर। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो मेरे कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनकी वैल्यू को मैं क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। यदि कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैंने 10 फिक्स कर दी तो हमेशा 10 ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसको ना आप रिप्लेस कर सकते ना उसको ओवर राइड कर सकते। लेकिन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, ओवर राइड कर सकता हूँ। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें देखा था कि हम 0 को किससे ओवर राइड कर रहे थे, 25 से ओवर राइड कर रहे थे, 0 को ही किससे कर रहे थे, 30 से ओवर राइड कर रहे थे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओवर राइड कर सकते हैं। और तो मैंने बताया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को, ये की पॉइंट है हमारा,
कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को मैं कॉलिंग के टाइम पर क्या कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया था सम के अंदर 10, 15, 25 और 30। इस केस में जेड और डब्ल्यू की वैल्यू मैंने किससे ओवरराइड की थी, 25 से और 35 से। क्लियर। और ये एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर जो फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कॉपी किस तरह से होंगे, मैंने वहाँ पे भी बताया था, लेफ़्ट टू राइट। यदि 10, 15 या 25 दिया है तो 10 असाइन होगा x को, 15 असाइन होगा y को, और z को असाइन होगा 25। इसी तरह डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसको क्या यूज़ करूँगा, एज ए डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यदि बचा हुआ है इसका मतलब वहाँ पे डिफाइन किया होगा तभी मैं उस वैल्यू को क्या करूँगा, असाइन करूँगा। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि कौन कौन से वैलिड स्टेटमेंट्स है, कौन कौन से इनवैलिड स्टेटमेंट है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को सेट करते टाइम। ठीक है, ये था। अब यदि सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता उसी प्रोग्राम में से, उसी प्रोग्राम की बात करूँ तो मैं लिख देता यदि सम, वो इंटीजर सम, इंटीजर सम, और यहाँ पे लिख देता मैं क्या बोलते हैं एक्स, वाई और जेड। जेड की वैल्यू में मान लो मैंने असाइन कर दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 और यहाँ पे डब्लू। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, रॉन्ग है। क्योंकि मैं स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये वाली कैसे कंसीडर करूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू नहीं है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट मैंने क्या असाइन करी 5। तो जैसे ही मैं कॉल करूँगा, कॉलिंग टाइम पे यदि मैं सम के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कितने कितने, 10, 25 और 10 मान लो, तो x 10 इसमें कॉपी हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, 25 y में और 10 इसकी जगह। अब y w की वैल्यू क्या होगी ये मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो इस केस में क्या आएगा, ये कंपाइल टाइम एरर आएगी। क्लियर। यदि सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 0 और 5, तो इस केस में ये यहाँ पे z की वैल्यू ऐसे z ही है ओनली, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितने सेट करी मैंने, 2 सेट करी। यदि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 सेट करने के बाद मैं कॉल करता हूँ 10, कॉलिंग करी मैंने ये वाली 10 और 15, इस केस में ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन z और w की वैल्यू क्या होगी ये कंपाइलर को पता नहीं है, इस केस में क्या आ जाएगा, फिर एरर आ जाएगी। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट जो होंगे क्या होंगे, मेरे इनवैलिड स्टेटमेंट्स होंगे। और देखते हैं हम इनवैलिड कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे। यदि मैं बीच की 2 वैल्यू मान लो x, y और z, ये यदि बीच की 2 वैल्यू z की और w की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मान लो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 कर दी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी 2 असाइन कर दी y की, तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर। अब कंपाइलर को ये पता नहीं लगेगा कि मैं वैल्यू किसकी असाइन करूँ। यदि मैं कॉल करता हूँ सम को किसके साथ, आर्ग्यूमेंट 10, 11 और 12 के साथ मैंने कॉल कर दिया, तो 10 कॉपी हो जाएगा x में, 11 कॉपी हो जाएगा क्या y में, और 12 किस में, w में। लेकिन z की वैल्यू क्या होगी, इसमें कंपाइल क्या नहीं पता लगा पाएगा कि z की वैल्यू क्या होगी, तो इसके इसमें क्या होगा, वो इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। तो सबसे कन्वीनियंट जो वे है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को लिखने का वो है राइट टू लेफ्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट करनी है मुझे राइट से सेट करते हुए जानी है। यदि पहले मैं कैसे कर दूँ, यदि इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो w सेट कर दूँ यदि मुझे करनी है, तो यदि w नहीं करनी तो यदि सबसे पहले यदि मुझे सेट करनी है तो w की करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं किसी कर सकता हूँ z की। यदि मुझे z की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, w की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। क्लियर। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को क्या करता हूँ, मैं सेट करता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं प्रोग्रामर जो होता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज करके अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, जो आउटपुट चाहता है प्रोग्राम का वो क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। तो इस तरह से मैं ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। ये था आज इस लेक्चर के बारे में जो थे सी लैंग्वेज के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा चैप्टर 2 का। तो इसी के साथ जो अपना इस
वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हमने CS302 का जो चैप्टर 2 है वो फिनिश किया है। मैंने आपके इसी चैनल पर CS302 नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर मैं सारे 1 बाय 1 क्या डालता जा रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स को डालता जा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी इससे पहले जो वीडियोज़ आए हैं, कौन कौन से वीडियो हैं, चैप्टर वाइज प्लस उनके चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक वीडियो लेक्चर क्या बनाता जा रहा हूँ। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जो 3rd चैप्टर है उसके बारे में। थैंक यू।